मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, बात करते हैं यहाँ पर आज आधुनिक काल की। और आधुनिक काल के जो ये प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, और इतने बढ़िया प्रश्न हैं साथियों, मुझे जब भी मैं इनको पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है शायद इन प्रश्नों से बाहर किसी भी कंपटीशन में जहां पर भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, शायद इन प्रश्नों से बाहर कुछ नहीं जाएगा। साथियों, पूरे भारत में किसी भी स्टेट में कोई सा भी एग्जाम हो, अगर वहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है तो इन प्रश्नों से कहीं से भी कोई क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है। साथियों, बहुत डिमांड बच्चों की थी कि सर आधुनिक काल भी शुरू कर दीजिए, तो ये मैंने आज आधुनिक काल बहुत जल्दी शुरू कर दिया है। अभी भक्ति काल पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि सारे ही काल एक साथ चलते रहें, सबकी मेहनत जो है सफल हो। साथियों, आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं, ये मेरी इच्छा है। हमेशा आपकी प्रैक्टिस चलती रहे, चाहे आप यूजीसी नेट दे रहे हो, चाहे आप डीएसएसपी का पेपर दे रहे हो, पीजीटी टीजीटी का, या फिर आरपीएससी का दे रहे हो, या यूपी का दे रहे हो पीजीटी टीजीटी एलटी ग्रेड, या फिर बिहार में भी पीजीटी टीजीटी का आप दे रहे हो और हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर आता है, तो 100% ये फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबके लिए है। तो साथियों, आप कंटिन्यू वीडियोज को जो है पूरा देखते रहिए। मैंने ये सीरीज चलाई है, ये सीरीज बहुत ही सफल सीरीज है, और बहुत अच्छा बच्चों का रिस्पांस मुझे मिल रहा है। और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो शायद हम लोग बहुत अच्छे और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे। साथियों पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी जब भी ये टॉपिक पूरा होगा। थैंक यू साथियों, चले बढ़ते हैं आगे एक एक क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? ऐसी कौन सी कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? साथियों, आज हम लोगों ने स्टार्ट किया है भारतेंदु युग। जो भारतेंदु युग है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही पड़ा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें भारतेंदु जी। तो पायस पयोनिधि जो है इनकी कृति नहीं है, इनके द्वारा लिखी गई नहीं है। लेकिन पायस पयोनिधि किसकी कृति है, ये बात भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। गोविंद गिल्ला भाई, क्या नाम है उनका? गोविंद गिला भाई की कृति है। जबकि वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद और वेणु गीत, ये जो है भारतेंदु हरिचंद के काव्य संग्रह हैं। भारतेंदु हरिचंद की जो समस्त रचनाओं की संख्या थी वो 175 थी, लेकिन काव्य ग्रंथों की संख्या 70 थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतेंदु हरिचंद के काव्य ग्रंथों की संख्या कितनी है? 70 मानी जाते हैं। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा मित्रों। सेकंड नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु हरिचंद ने काव्यधारा को किस ओर मोड़ा था? जो भारतेंदु हरिचंद की काव्यधारा थी वो स्वदेश प्रेम की ओर उन्होंने काव्यधारा को मोड़ा। अर्थात जो कुछ भी लिखा वो स्वदेश प्रेम के प्रति उन्होंने लिखा है साथियों। और यहाँ पर कहा भी गया है, रोहु सब मिल ही आओ भारत भाई, आहा भारत दुर्दशा न देखी जाए। यानी कि उनका प्रत्येक जो भी उन्होंने लिखा वो सब भारत के प्रति स्वदेश प्रेम की ओर उनका लिखा हुआ माना गया है। मित्रों, मैं आपका टाइम खराब बिल्कुल भी नहीं करता हूं। जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो स्पीड से क्यों ना करें, यहाँ पर टाइम की कोई ये नहीं है। क्वेश्चन पढ़ो और उसका सीधा आंसर आपको बताओ और उसकी व्याख्या आपको समझाओ, बाकी कुछ नहीं है साथियों, ठीक है। थर्ड प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कौन सी नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने नाटक में प्रसिद्धि प्राप्त करी थी, वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आषाढ़ महा महात्म्य जो है, महा प्लस आत्मे, अर्थात साथियों जो है इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, महान प्लस य। तो यह प्रत्यय है, तो ये आप ध्यान रखें, महात्मा, सॉरी, महात्मा प्लस य, महात्मा प्लस यह इसमें लगा हुआ प्रत्यय है। तो याद रखिएगा, इनकी जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है वो आषाढ़ नहीं थी, वह वैशाख महात्म्य रचना थी। तो आषाढ़ की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ पर वैशाख आ जाएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो साथियों, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके जीवन को बदलने वाले प्रश्न है। आगे बात करते हैं, हिंदी भाषा उनके द्वारा संपादित एक निबंध संग्रह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, फोर्थ नंबर का प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो हिंदी भाषा का जो प्रकाशन हुआ था वो कब हुआ था? 1890 में हुआ था। बहुत बढ़िया प्रश्न है साथियों, ये प्रश्न अच्छे अच्छे स्टूडेंट को नहीं आता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना जो हिंदी भाषा रही है उसका प्रकाशन 1890 में किया गया था। साथियों, एक बात मैं आपको बता दूं, भारतेंदु हरिश्चंद्र अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी, अर्थात 35 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में हुआ था, और उनकी मृत्यु
मृत्यु 1885 में हो गई थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा जो है 3 पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था। एक पत्रिका थी कवि वचन सुधा, दूसरी हरिश्चंद्र चंद्रिका और तीसरी थी बाला बोधिनी। इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। लेकिन साथियों जो है, इनको जो प्रसिद्धि मिली थी वो नाटक से इनको प्रसिद्धि मिली थी साथियों। नाटक में इनको बहुत बढ़िया इनको रिस्पॉन्स मिला और नाटक के नाम से ही ये जाने जाते थे। तो साथियों ये बहुत बातें मैंने आपको बताई है, चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ भी लेते हैं। हिंदी भाषा जो रचना है इन्होंने लिखी थी साथियों, वो प्रकाशित हुई थी 1890 में। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 9 सितंबर 1850 को हुआ और मृत्यु 6 जनवरी 1885 को हुई। 35 वर्ष के अल्पायु में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी पत्रिकाएं थी कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधनी। ये पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया, किंतु इनको नाटक लेखन से प्रसिद्धि प्राप्त हुई। विशेषकर 1880 में भारत दुर्दशा, जो भारत भारत दुर्दशा जो नाटक के साथियों वो 1880 में लिखा। और 1881 में इन्होंने अंधेर नगरी एक नाटक लिखा। हिंदी साहित्य में उनका नाम प्रसिद्ध किया। इनकी रचना हिंदी भाषा एक इनका निबंध संग्रह है साथियों। जो हिंदी भाषा जो रचनाएं जो 1890 में प्रकाशित हुई थी, ये क्या है? ये एक इनका निबंध संग्रह है। इनको जो प्रसिद्धि मिली है वो भारत दुर्दशा जो 1880 में इनका नाटक प्रकाशित हुआ और 1881 में जो अंधेर नगरी इनका नाटक छपा या प्रकाशित हुआ, इससे इनको बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है मित्रों। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? जो भारतेंदु के द्वारा कृत तदीय सर्वस्व है वो नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है। किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है साथियों। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि यार मतलब मेरे क्या वीडियो को ही क्यों रुक जाते हैं? प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं तो आप जरूर शेयर कीजिएगा, कंप्लीटली इसको शेयर कीजिएगा साथियों, ताकि मुझे भी प्रोत्साहित और उत्साहित मैं भी रहूं और आपके लिए इस तरह की मेहनत मैं करता रहूं साथियों। साथियों आपका सपोर्ट रहा तो शायद हम लोग बहुत ऊपर तक पहुंचेंगे। आप लोगों का सपोर्ट मुझे बहुत मिल रहा है, जितने भी साथी मेरे से जुड़े हैं मैं उनकी हमेशा कद्र करता हूं। और साथियों उनके लिए इस तरह के प्रश्न और इस तरह के नोट्स में लेकर के आता रहूंगा। मैं साथियों आप लोगों के लिए मेरे पास जो रजिस्टर हैं उनके नोट्स भी मैं डालने वाला हूँ, हैंड रिटन नोट्स हैं जिनको भी मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दूंगा। निश्चित रहिए साथियों, कुछ कुछ अभी मैं आप लोगों को आदिकाल के नोट्स डालूंगा। मैंने उसकी पीडीएफ बना ली है, आपको अच्छा लगेगा, जो खुद मैंने लिखे हैं मेरे हाथों से। एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा और किसी भी वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है, वो मिलेंगे आपको, निश्चित रहिएगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। पर देखिए भारतेंदु कृत है तदीय सर्वस्व, ये किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र का। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है, लेकिन तदीय जो सर्वस्व है 1874 ईस्वी में लिखा गया। नारद भक्ति सूत्र का अनुवाद है इन्होंने सांडिल्य भक्ति सूत्र का अनुवाद भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से किया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लगभग 70 काव्य ग्रंथों को लिखा, जिनके प्रमुख रूप हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम मल्लिका, वैशाख महात्म्य, प्रेम सरोवर, बकरी विलाप, रिपुनाष्टक और तन्मय लीला। इन्होंने फूलों का गुच्छा, इन्होंने फूलों का गुच्छा नामक कविता जो है खड़ी बोली में लिखी है। इन्होंने फूलों का गुच्छा जो नामक कविता है साथियों वो खड़ी बोली में लिखी। तो प्लीज याद रखिएगा, ये फूलों का गुच्छा इनकी कविता पूछ ली जाती है कि फूलों का गुच्छा किसकी कविता है, या फूलों का गुच्छा इन्होंने किस लैंग्वेज में या किस भाषा में लिखा है, तो खड़ी बोली में लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर भारतेंदु युग पड़ा और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं, तो भारतेंदु के बारे में तो आप निचोड़ निकाल लीजिए इन प्रश्नों से। भारतेंदु की रचनाओं का जो संग्रह है वो किस नाम से किया गया है? कितनी जबरदस्त बात है। भारतेंदु रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया गया है? भारतेंदु ग्रंथावली। साथियों डायरेक्ट आंसर जब आता है, क्वेश्चन जब आता है तो समझ में नहीं आता क्या आंसर लगाऊं, तो याद होना चाहिए भारतेंदु रचनाओं का संग्रह किस नाम से किया था। वो किया था भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से किया गया था, ठीक है। तो भारतेंदु रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से हुआ और इसका संपादन जो है ब्रज रत्न दास के द्वारा किया गया था। साथियों ये बात आपको याद रखने वाली है कि जो भारतेंदु रचनाओं का संपादन है, संग्रह है, वो भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से किया और इसका संपादन ब्रज रत्न दास के द्वारा किया गया था।
भारतेंदु के संबंध में डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी, भारतेंदु के संदर्भ में जो है डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या लिखा है? कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है। क्या बात लिखी है! भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में इन्होंने, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी लिखते हैं, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में उनके विचार हैं। तगड़ी बातें यहाँ पर लिखी गई है। मित्रों, साथियों, आप जरूर इनको पढ़िए, याद कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, मजा आ जाएगा आपको। मैं गारंटी दे रहा हूँ यार साथियों, जब मैं आपको समझा रहा हूँ मुझे इतना मजा आ रहा है, तो आपको, जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको तो कितना मजा आएगा साथियों। यूजीसी नेट हो, चाहे टीजीटी हो, बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी हो, प्रश्न जबरदस्त है मित्रों, पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन रहे हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। साथियों, ये बहुत तगड़ा प्रश्न है, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, और ये प्रश्न अच्छे अच्छे स्टूडेंट को भी नहीं आता है जो भयंकर तैयारी कर रहे हैं। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। लाइन नोट कर लेना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अब इनके बारे में। बहुत कुछ दिया हुआ है। हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। मित्रों, ये बात याद रखना, भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है, हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, भारतीय नव उत्थान का प्रतीक इनको कहा जाता है। इतनी सारी बातें हैं, इन सभी को नोट कर लीजिए, जीवन में बहुत काम आएगी, आपके पेपर में बहुत काम आएगी। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए और पढ़िए, एक एक वीडियो को कंटिन्यू देखिए, पूरे वीडियो देखिए। मैं ये 52 नंबर का वीडियो आप लोग पढ़ रहे होंगे, सोचिए आप 1 नंबर से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं, इनको हिंदी साहित्य का जन्मदाता कहा जाता है, भारतीय नव उत्थान का प्रतीक भी इनको कहा जाता है। चलिए, इनके नाटक कौन कौन से रहे हैं? एक एक चीज नाटक, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, ये पहला नाटक हो गया। सत्य हरिश्चंद्र दूसरा, भारत दुर्दशा से इनको प्रसिद्धि मिली, 1880 में लिखा। नील देवी, अंधेर नगरी 1881 में, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप, ये इनके नाटक है। नाटक से तो इनका जीवन ही बदल गया मित्रों। इनके निबंध है, नाटक नाम से निबंध लिखा, काल चक्र, लेली प्राण लेवी, कश्मीर कुसुम, जाते संगीत, संगीत सार, हिंदी भाषा, भारतवर्षोन्नति कैसी हो सकती है, ये इतने सारे इनके जो है निबंध लिखे हैं। तो आप नोट कर लीजिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपने पढ़ा भी होगा। 8वां प्रश्न आता है मित्रों, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक हैं। साथियों, वही बात हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक कौन है? वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रों, लिख लो लिख लो। उपयुक्त कथन रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में कहा है। विक्रम संवत की 19वीं शताब्दी का प्रथम चरण समाप्त हो जाने पर, जब भारतेंदु ने हिंदी गद्य की भाषा को सुव्यवस्थित और परिमार्जित करके उसका स्वरूप स्थिर कर दिया, तब गद्य साहित्य परंपरा लगातार चली। इसी दृष्टि से भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को माना जाता है। नवा प्रश्न है मित्रों, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु चाहे। साथियों, आप सबको पता है इस इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है साथियों। झुके कूल सो जल पर सन हित मनहु सुहाए, तरणी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, झुके कूल सो जल पर सन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। वेरी नाइस क्वेश्चन। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग इसमें हुआ है मित्रों, तो याद आप रख लीजिएगा।
अगला है, यहाँ पर बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृतियों के बारे में। भक्ति सर्वस्व, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम फुलवारी। देखिए, प्रेम 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 प्रेम, यही तो भारत से प्रेम था इनको। विजयनी विजय विजयंती, रिपुनाष्टक, तगड़ी कवि इनका। भारतेंदु के बारे में एक एक प्रश्न अगर क्लियर नहीं हो जाए ना, दावा करता हूं मित्रों आपसे मैं कि इनसे कोई प्रश्न अगर किसी कंपटीशन में बाहर चला जाए तो मित्रों जुड़िए, चैनल से जुड़िए, आपको बहुत फायदा होगा। साथियों, मेरे पास कोई बड़े बड़े टीवी पैनल नहीं है, बड़े बड़े दावे मैं नहीं करता हूं, दिखावा बिल्कुल नहीं करता हूं मित्रों। आपके लिए जो हकीकत है, जो प्रश्न आते हैं, जो प्रश्न आए हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं यहाँ पर करवा रहा हूं मित्रों। बस विश्वास की जीत होती है। आप विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ प्रैक्टिस करते रहिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में इनमें से जो बातें भारतेंदु हरिश्चंद्र की विशेषताओं के रूप में बताई गई है, उनमें से कौन सा सही नहीं माना जाता है? वे साहित्य अनुरागी और कोमल हृदय व्यक्ति थे, बिल्कुल राइट बात है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। उनका साहित्य कार्य गद्य पद्य की अनेक विद्याओं का फैला हुआ था। तीनों सही है, तो जब एक गलत होगा, जब तीनों सही है तो ठीक है, तो फोर्थ नंबर का ऑप्शन गलत हो जाएगा। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार नहीं किया था, ये बात गलत हो गई इसमें। ठीक है भैया, आगे बात करते हैं 11 नंबर के प्रश्न की। 11 नंबर का प्रश्न मित्रों देखिएगा, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण यहाँ पर सही नहीं माना जाता? तो 11 नंबर का प्रश्न है मित्रों, इसमें भी आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। संदर्भ में सही नहीं है। ये युग प्राचीन ब्रज भाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है, बिल्कुल सही है। प्राचीन, इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई, बिल्कुल सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर रचनाएं प्रस्तुत की गई, ये भी सही है। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य था, ऐसा नहीं था। नवीन काव्य शैली का खड़ी बोली प्रधानता नहीं थी भाई, हाँ यूज जरूर किया था, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रधानता इसी को दे दी गई थी, इसलिए ये ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। चलिए यहाँ पढ़ लीजिए। देखिए, भारतेंदु युगीन काव्य की विशेषताएं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लेना। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, बिल्कुल 100%। हास्य व्यंग्य वाली बात, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध इन्होंने किया। विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग और काव्य अनुवाद की परंपरा और प्रकृति चित्रण। साथियों नोट कर लीजिए आप अपने रजिस्टर में, भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या क्या है, वो भी आप लोगों को मिल गई है यहाँ पर। फिर मत कहना कि सर विशेषताएं नहीं आई है, सर उसमें तो ये क्वेश्चन आ गया, मत कहना फिर मेरे से। ठीक है ना, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक चेतना का विकास, हास्य व्यंग्य, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, विभिन्न काव्य रूपों का प्रयोग और काव्य अनुवाद की परंपरा और प्रकृति चित्रण, ये विशेषता इनके भारतेंदु युग की विशेषताएं रही है। पढ़ लो। खड़ी बोली हिंदी को सरल, सुबोध और व्याकरण सम्मत परिनिष्ठित स्वरूप द्विवेदी युग में प्रदान किया जाता है। 12 नंबर का प्रश्न है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है। मिली जुली, आम, फफम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वो निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये जो कथन है, वो किस विद्वान के प्रति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है। उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली, आम, फहम, पहम, राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वो निज भाषा की उन्नति के साथ उन्नत होती है। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, लेकिन किसके प्रति है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति है साथियों। चलिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति एक कथन रहा है, और ये कथन उन्होंने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास में लिखा है। भारतेंदु के साहित्य एवं भाषा की विशेषता बताते हुए उन्होंने ये बात व्यक्त करी है मित्रों। चलिए, 13 नंबर का प्रश्न आता है,
भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? साथियों, मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे ज्यादा जो प्राण निकलते हैं ना, वो आधुनिक काल को पढ़ने में निकलते हैं। और आधुनिक काल का ये पहला ही भाग है, अभी भारतेंदु युग। आधुनिक काल को जो विभाजित किया गया, जो उप विभाजित किया गया है, उसका पहला पार्ट है भारतेंदु युग पुनर्जागरण काल। साथियों, जान निकल जाती है, जोर आता है पढ़ने में आधुनिक काल को, इसलिए पढ़ लेना, मन लगा करके, ध्यान लगा करके प्रैक्टिस कर लेना इनकी। जान नहीं निकालना, ठीक है? काम आएगी चीजें, आपके कहने पर ही बना रहा हूं भाई मित्रों, ध्यान रखिएगा। ठीक है? भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? देखिएगा, यहाँ पर रीतिकाल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता और विविधता ही बिल्कुल सही है। इस काल में मातृभूमि प्रेम और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, ये तो मातृभूमि प्रेम जहाँ बात आ गई 100% सही है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया था, ये भी सही है। राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सबसे भर्त्सना करी थी, ऐसा नहीं था, भर्त्सना नहीं करी थी उन्होंने, थोड़ा बहुत बोला जरूर था, लेकिन भर्त्सना नहीं करी थी मित्रों। ठीक है? 14 नंबर का प्रश्न हम लोग पढ़ लेते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। भीतर भीतर रस सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मूसे। ये पंक्ति किस कवि की है? तो ये पंक्तियां जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, पढ़िएगा जरूर। ठीक है? और भी पंक्तियां यहाँ पर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां भारतेंदु हरिश्चंद्र की रही है, वो पंक्तियां यहाँ पर दी भी गई है, उन पंक्तियों को भी नोट कर लीजिएगा। कहाँ करुणा निधि केशव सोए, जागत नाहि अनेक जतन करी भारतवासी रोए। तगड़ी पंक्ति है। रोऊ सब मिली, आओ भारत आई, ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ ली थी। सभा में दोस्तों बंदर के आमाद है, गदे और फूलों के अफसर के आमाद आमाद है। ये तगड़ी पंक्ति है यार। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। पिए प्यारे तिहारे निहारे, बिना अखियां दुखियां नहीं मानती। मित्रों, जबरदस्त प्रश्न है, पढ़ते रहिएगा। 15 नंबर का प्रश्न है। इस प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? साथियों, आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 15 नंबर के प्रश्न का इसका आंसर क्या निकलेगा साथियों? साथियों, पीडीएफ के लिए जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, भारतेंदु युग में पीडीएफ डाल दूंगा, आप निश्चित रहिएगा। ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना डिस्क्रिप्शन में। तो आज हमने जो है हिंदी साहित्य का इतिहास में भारतेंदु युग अर्थात आधुनिक काल को शुरू किया और पढ़ा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।